इस वक्त, ठीक इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, धरती से करीब 2300 करोड़ किलोमीटर दूर एक इंसानों की बनाई छोटी सी मशीन अकेले अंधेरे में उड़ रही है। उसका नाम है वॉयेजर 1 और ये इंसानों द्वारा बनाई हुई अब तक सबसे दूर पहुंची मशीन है। ये हमारी पृथ्वी से इतनी दूर है कि अगर आप उसे कोई संदेश भेजें, वो भी लाइट की स्पीड से, तो उस तक पहुंचने में पूरे 22 घंटे लगेंगे और उसका जवाब वापस आने में 22 घंटे और। ये मशीन 1977 में लॉन्च हुई थी, आज से करीब 48 साल पहले। उस वक्त जब हमारे पास स्मार्टफोन्स भी नहीं थे, इंटरनेट भी नहीं था। इसके तीनों कंप्यूटर्स की कुल मेमोरी थी सिर्फ 68 किलोबाइट्स, आज की एक साधारण सी फोटो से भी कई गुना कम। और यही 68 किलोबाइट्स वाली मशीन आज हमारे सोलर सिस्टम की सीमाओं से भी परे इंटरस्टेलर स्पेस में है, अंतरिक्ष के अंधेरे में बिल्कुल अकेले। लेकिन इससे जुड़ा असली सवाल ये है, ये जा कहाँ रही है, इसके साथ आगे क्या होगा, ये किन किन तारों के पास से गुजरेगी, क्या ये कभी किसी गैलेक्सी को पार करेगी, और अगर सिर्फ कल्पना के लिए ये कभी ना रुके तो अरबों सालों में इसका सफर कैसा हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2 हिस्सों में सफर करेंगे। पहले वॉयेजर का असली सफर और फिर कल्पना की वो उड़ान जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। वो मौका जो 176 सालों में एक बार आता है। हम में से बहुत से लोग नहीं जानते कि वॉयेजर्स की कहानी शुरू हुई थी एक ऐसे मौके से जो हर 176 सालों में सिर्फ एक बार आता है। ये मौका आखिरी बार 1970 के दशक में आखिरी बार आया था, जब जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, हमारे सोलर सिस्टम के चारों गैस जायंट्स, एक ऐसी पोजीशन में आने वाले थे जहां एक ही स्पेसक्राफ्ट उन सबको एक के बाद एक विजिट कर सकता था, हर एक प्लेनेट की ग्रेविटी से स्पीड लेकर अगले प्लेनेट की तरफ छलांग लगाते हुए। इस तरह से ग्रहों की ग्रेविटी के इस्तेमाल को हम कहते हैं ग्रेविटी असिस्ट। जरा सोच कर देखिए, ये ऐसा था जैसे कोई स्केटबोर्डर्स एक के बाद एक रैंप से उछलता जाए और हर रैंप उसे और तेज करती जाए। अगर हम इस मौके को नहीं चुनते तो अगला मौका 2150 में आता, यानी 176 सालों बाद, और तब तक वैज्ञानिक तो इस दुनिया में होते ही नहीं। नासा ने इस मौके की गंभीरता को समझते हुए ये मौका नहीं गवाया और उन्होंने ऐसे 2 स्पेसक्राफ्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया जिन्हें नाम दिया गया वॉयेजर्स, यानी कोई ऐसा जो दूर की यात्रा करने में समर्थ हो। 20 अगस्त 1977 को वॉयेजर 2 लॉन्च हुआ और उसके सही 16 दिन बाद वॉयेजर 1 को लॉन्च किया गया। पहली बार सुनने में ये नाम उल्टे लगते हैं। आखिरकार वॉयेजर 2 पहले लॉन्च कैसे हो सकता है, क्योंकि नाम के हिसाब से तो पहले वॉयेजर 1 को लॉन्च होना चाहिए था। लेकिन इसके पीछे भी नासा के पास एक कारण था, जो था वॉयेजर 1 के रास्ते का तेज होना, जो वही कारण था जिसकी वजह से इसे वॉयेजर 1 कहा गया। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स का एक मिशन था हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी प्लैनेट्स को पहली बार करीबी से देखना, उनकी तस्वीरें लेना, उनके मून्स को स्टडी करना, उनसे जुड़े डेटा को हम तक पहुंचाना और इनके पास किसी तरह की अजीब एक्टिविटीज को भी देखना। और जो उन्होंने हमें अपनी आंखों से दिखाया, उसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 1979 में वॉयेजर 1 जुपिटर के पास पहुंचा और जो तस्वीरें इसने हमें दिखाई, वैसा किसी ने भी कुछ सोचा नहीं था। इन तस्वीरों में हमें दिखाई दिया जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट, एक ऐसा विशालकाय तूफान जो सैकड़ों सालों से इस ग्रह पर चल रहा है। ये तूफान अपने आकार में इतना बड़ा है कि उसमें हमारी पूरी पृथ्वी समा सकती है। वॉयेजर को जुपिटर के मून आयो पर एक्टिव वोल्केनोस मिले। ये पहली बार था कि हमें हमारी धरती के अलावा किसी और जगह एक्टिव वोल्केनोस देखने को मिले थे। इसकी ये खोज हमारे विज्ञान की किताबें बदल देने वाली थी। और फिर इसने जुपिटर के एक और चांद यूरोपा को देखा, एक ऐसा चांद जिसकी बर्फीली सतह के नीचे आज भी वैज्ञानिक एक विशाल ओशन होने का अंदाजा लगाते हैं, एक ऐसा समुद्र जिसमें शायद हमारी पृथ्वी जैसा ही जीवन हो सकता है। इसके बाद फिर 1980 में ये सौर मंडल के छल्लेदार ग्रह शनि के पास पहुंचा। वॉयेजर्स के जरिए शनि ग्रह के रिंग्स को इतनी करीब से पहली बार देखा गया था। हमें इसके डेटा से पता चला ये हजारों पतली पट्टियों से बने हैं जो बर्फ और चट्टानों के टुकड़ों से बने हुए हैं।
और इसने शनि के चांद टाइटन पर कुछ ऐसा देखा जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। इस टाइटन पर वॉयेजर 1 ने एक ऐसा एटमॉस्फेयर देखा जो धरती के जैसे ही काफी घना था। वॉयेजर के डेटा से हमें पता चला कि टाइटन पर मीथेन की नदियां हैं, बादल हैं, यहाँ बारिश होती है, मीथेन की बारिश। लेकिन वॉयेजर 1 के कैमरा इतने पावरफुल नहीं थे कि वो इसके घने एटमॉस्फेयर के अंदर झांक सकें, इसीलिए इसे बाद के मिशंस के लिए छोड़ दिया गया। वो टाइटन ही था जिसने वॉयेजर की पूरी ट्रेजेक्ट्री को बदल दिया, क्योंकि वॉयेजर 1 को टाइटन की और करीब भेजा गया और इसी फैसले ने उसे प्लूटो से दूर कर दिया। एक ऐसा फैसला जिसके बारे में आज भी लोग चर्चा करते हैं। वहीं वॉयेजर 2 ने एक अलग रास्ता लिया और ऐसा इकलौता स्पेसक्राफ्ट बना जिसने बाहरी चारों प्लैनेट्स को एक्सप्लोर किया। सन 1986 में यूरेनस को देखा और इसके 3 साल बाद नेपच्यून को देखा। जब ये नेपच्यून के पास से गुजरा तो इसने नेपच्यून पर एक काला धब्बा देखा जो दिखने में जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट जैसे ही तेज हवाओं का एक विशाल तूफान था। इसके बाद इसने नेपच्यून के चांद टाइटन पर बर्फ के क्रायो वोल्केनोस को देखा, यानी ऐसे वोल्केनोस जिन पे लावा की जगह पर पानी, अमोनिया या कुछ गैसेस निकलती हैं। इन क्रायो वोल्केनोस की खोज कुछ ऐसा था जिसे हमने पहली बार देखा था और जिसके बारे में वैज्ञानिक तब तक जानते भी नहीं थे। आज तक इन दोनों प्लैनेट्स को सिर्फ वॉयेजर 2 ने ही करीब से देखा है, कोई और मिशन वहां तक नहीं गया। हीलियोपॉस वो सीमा जहां सूरज की ताकत खत्म होती है। सौर मंडल के प्लैनेट्स को देखने के बाद ये दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स हमारे सौर मंडल के बाहरी हिस्से की तरफ बढ़ गए, अंतरिक्ष के उस अंधकार में जिसके बारे में हम कुछ ज्यादा जानते नहीं थे। फिर 2012 में एक ऐसा पल आया जिसे ह्यूमन हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। ये वो पल था जब वॉयेजर 1 ने हीलियोपॉस को पार किया। हीलियोपॉस यानी वो सीमा जहां सूरज की सोलर विंड्स खत्म होती हैं, जहां सूरज की ताकत, उसका प्रभाव लगभग खत्म हो जाता है और इंटरस्टेलर स्पेस की शुरुआत होती है। यही है वो तारों के बीच का वो असली खालीपन, असली अंधेरा, जहां क्या है, क्यों है या कैसे है। इन सब से जुड़े हमारे पास सवाल ही हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं। ये पहली बार था जब इंसान की बनाई गई कोई मशीन इतनी दूर पहुंची थी और यहाँ पर पहुंचने के बाद भी इसका सफर अभी पूरा नहीं हुआ था। इसका ये सफर आज भी इस वक्त भी जारी है। वॉयेजर 2 ने यही सीमा 2018 में एक अलग दिशा से पार की। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इन दोनों वॉयेजर्स का रास्ता एक दूसरे से काफी अलग था। वॉयेजर 1 का रास्ता तेज था, वहीं पर वॉयेजर 2 का रास्ता थोड़ा धीमा था। दोनों ने अलग अलग 2 रास्तों से साइंटिस्ट को इस सीमा के बारे में 2 अलग अलग पर्सपेक्टिव दिए। ये जानने में मदद मिली कि एक तरफ का हीलियोपॉस कैसा है और दूसरी का कैसा। और 2021 में वॉयेजर 1 ने हमें कुछ ऐसा भेजा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये वहाँ की पतली गैस की कंपन की आवाज थी, इंटरस्टेलर स्पेस की पहली आवाज जो किसी इंसानी मशीन ने रिकॉर्ड की थी। ये एक ऐसी खोज थी जिसने हमारे ब्रह्मांड की समझ को एक नई दिशा दे दी। लेकिन यहाँ एक बात जो ज्यादा लोग नहीं जानते वो ये है कि वॉयेजर ने अभी तक सोलर सिस्टम को पूरी तरह नहीं छोड़ा। हीलियोपॉस पार करना एक बड़ी बात थी, लेकिन सूरज की ग्रेविटी उससे भी कहीं आगे तक काम करती है और हमारे सोलर सिस्टम की असली सीमा है ऑट क्लाउड। ऑट क्लाउड सोलर सिस्टम का आखिरी किला। ऑट क्लाउड एक विशाल गोलाकार खोल है जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम को चारों तरफ से घेरे हुए है। इसमें अरबों बर्फीले पिंड हैं, वो पिंड जो कभी कभी सूरज की तरफ खिंचकर धूमकेतु यानी कॉमेट्स बन जाते हैं। ये इतना दूर है कि जरा सोच कर देखिए, सूरज से इसकी दूरी अर्थ और सूरज की दूरी से करीब 1,00,000 गुना ज्यादा है। 1,00,000 गुना। वॉयेजर को ऑट क्लाउड की शुरुआत तक पहुंचने में ही करीब 20,000 साल लगेंगे और इसे पूरी तरह पार करके दूसरी तरफ निकलने में करीब 30,000 साल और, यानी आज से करीब 50,000 साल बाद वॉयेजर असल में हमारे सोलर सिस्टम से पूरी तरह बाहर निकलेगा। तब तक इंसानों की हजारों पीढ़ियां गुजर चुकी होंगी, हमारी भाषाएं बदल चुकी होंगी, हमारी सभ्यता का शायद कोई नामो निशान न बचे। लेकिन वॉयेजर वो छोटी सी 1977 की मशीन तब भी उसी रफ्तार से उसी दिशा में चलती रहेगी, क्योंकि स्पेस में कोई हवा नहीं होती, कोई फ्रिक्शन नहीं
और कोई रुकावट नहीं। और जब वॉयेजर और क्लाउड पार करेगा तब पहली बार उस पर हमारे सूरज की ग्रेविटी से ज्यादा किसी और चीज का असर होगा। उस पल वो असल में हमारा नहीं रहेगा, सूरज के परिवार से निकलकर वो गैलेक्सी का यात्री बन जाएगा। 2030 के बाद जब वॉयेजर चुप हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक दुखद सच, वॉयेजर्स की न्यूक्लियर बैटरीज हर साल थोड़ी कमजोर होती जा रही हैं। करीब 4 वॉट बिजली हर साल कम होती जा रही है। इसीलिए नासा को धीरे धीरे इसके इंस्ट्रूमेंट बंद करने पड़े हैं। इसके कैमरास तो बहुत साल पहले ही बंद हो चुके हैं। अंदाजा है कि 2030 के दशक की शुरुआत तक वॉयेजर की पावर इतनी कम हो जाएगी कि वो डेटा भेजना बंद कर देगा। उस दिन के बाद हमारा उससे संपर्क हमेशा के लिए टूट जाएगा। नासा की टीम कोशिश कर रही है ये कम से कम 2027 तक अपनी 50वीं सालगिरह तक चलता रहे। लेकिन ये सबसे जरूरी बात है कि वॉयेजर का चुप हो जाना उसके सफर का अंत नहीं होगा। जब पावर खत्म होगी तब ये रुकेगा नहीं। जैसे मैंने बताया, स्पेस में कोई हवा नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं, इसलिए वॉयेजर उसी रफ्तार से उसी दिशा में चलता रहेगा। बस वो हमें कुछ बता नहीं पाएगा। वो एक खामोश यात्री की तरह अंधेरे में उड़ता हुआ बिना आवाज किए, बिना सिग्नल भेजे चलता जाएगा। और उसका सबसे लंबा सफर असल में उसके बाद ही शुरू होगा। कल्पना का सफर, पहला पड़ाव, दूसरे तारे। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए, मान लीजिए वॉयेजर कभी खराब नहीं होता, ना ही उसकी बैटरी कभी खत्म होती है, ना ही कोई हिस्सा कभी टूटता है। और कल्पना कीजिए कि हम उसे हमेशा देख सकते हैं, एक जादुई आंख से जो लाखों करोड़ों साल तक उसका पीछा कर सके। तो उसका सफर कहाँ तक जाएगा? सच्चाई ये है कि वॉयेजर कभी भी रुकेगा नहीं, बस हम उसे देख नहीं पाएंगे। तो इस कल्पना का कोई अंत ही नहीं होगा। तो चलिए उस कल्पना के सफर पर वॉयेजर का पहला पड़ाव होगा किसी और तारे के पास से गुजरना। एक बात साफ कर दें, वॉयेजर किसी खास तारे की तरफ निशाना लगाकर नहीं भेजा गया था। ये बस एक दिशा में जा रहा है और रास्ते में जो तारे आएंगे ये उनके पास से होकर गुजरेगा। आज से करीब 40,000 साल बाद वॉयेजर 1 गैलीस 445 नाम के एक धुंधले लाल बौने तारे के पास से गुजरेगा और वॉयेजर 2 लगभग उसी वक्त रॉस 248 नाम के एक तारे के पास से गुजरेगा। लेकिन पास का मतलब यहाँ पर बहुत बड़ा है, करीब 1.6 लाइट ईयर की दूरी। ये उस तारे से टकराएगा नहीं, बस उस तारे की रोशनी के दायरे से दूर गुजरेगा। कल्पना कीजिए वो पल, एक छोटी सी मशीन जो किसी और सूरज के पास से गुजर रही होगी। हो सकता है उस तारे के अपने प्लैनेट्स हों, कोई गर्म, कोई ठंडा, कोई बर्फ से ढका, कोई आग का गोला। शायद उनमें से किसी पर समुद्र हो, शायद किसी पर जीवन भी हो। ये कुछ ऐसी चीज है जिसके बारे में हम नहीं जानते। लेकिन वॉयेजर उन सब से बेखबर चुपचाप गुजर जाएगा, एक अजनबी मेहमान जो न रुकेगा न किसी को बताएगा कि वो कहाँ से आया है, बस अपनी गोल्डन डिस्क लिए आगे बढ़ता जाएगा। अरबों सालों बाद गैलेक्सी में एक नाव। लाखों सालों में वॉयेजर कई तारों के पास से गुजरेगा। हर कुछ हजार या लाखों सालों में एक के बाद एक तारे इसके रास्ते में आते जाएंगे। कुछ तारे जवान होंगे, कुछ बूढ़े और कुछ अपने अंत के बहुत करीब। शायद किसी मरते हुए तारे के पास से गुजरते वक्त वॉयेजर उसकी आखिरी रोशनी देखे, एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन या एक तारे का धीरे धीरे बुझ जाना। वॉयेजर के लिए हर तारा एक नई दुनिया होगी, एक नई कहानी, और वॉयेजर उन सब का खामोश गवाह बनता जाएगा, बिना किसी को कुछ बताते हुए। अब कल्पना को और आगे ले जाते हैं। क्या वॉयेजर पूरी गैलेक्सी पार कर सकता है? हमारी गैलेक्सी मिल्की वे करीब 1 लाख लाइट ईयर चौड़ी है और वॉयेजर की रफ्तार जो हमारे लिए बहुत तेज है, लेकिन गैलेक्सी के पैमाने पर बेहद धीमी। सिर्फ 1 लाइट ईयर की दूरी तय करने में वॉयेजर को करीब 17,000 साल लगेंगे। जरा सोच कर देखिए, 17,000 साल सिर्फ 1 लाइट ईयर के लिए। तो इसे पूरी गैलेक्सी पार करने में अरबों साल लगेंगे। इतना वक्त कि उतने में तारे पैदा होते हैं और मर जाते हैं। लेकिन याद रखिए, वॉयेजर सीधी लाइन में गैलेक्सी पार नहीं करेगा। ये गैलेक्सी के साथ साथ घूम रहा है, उसके रोटेशन का हिस्सा है। तो वॉयेजर तारों के समंदर में एक छोटी सी नाव की तरह गैलेक्सी के अंदर बहता रहेगा।
कभी किसी नेबुला के करीब से गुजरता हुआ जहां नए तारे जन्म ले रहे होंगे, रंग बिरंगी गैसेस के बादल के बीच से जहां चमकते नए तारे होंगे और कुछ बुझते हुए पुराने भी। और इसी दौरान धरती का क्या होगा? करीब 5 अरब साल बाद हमारा सूरज एक रेड जायंट बन जाएगा, जिसके बाद इसका आकार बदलने लगेगा, ये फूलेगा और शायद हमारी पृथ्वी को भी निगल लेगा। तब तक इंसानियत या तो खत्म हो चुकी होगी या किसी और दुनिया में फंस चुकी होगी। लेकिन वॉयेजर्स, वो छोटी सी 1977 की मशीन, तब भी कहीं हमारी ही गैलेक्सी में उड़ रही होगी, अपने जन्म स्थान के, अपने सूरज के मरने के बाद भी। गोल्डन रिकॉर्ड, इंसानियत का वो संदेश, अब वो चीज जो इस पूरी कहानी को एक अलग ही गहराई देती है। वॉयेजर्स पर एक सुनहरी डिस्क लगी है जिसे गोल्डन रिकॉर्ड्स नाम दिया गया है। एक संदेशा इंसानियत की तरफ से पूरे ब्रह्मांड के नाम। इस डिस्क में धरती की आवाजें हैं, समुद्र की लहरें हैं, हवाएं हैं, बारिश है, पक्षियों की चहचहाहट, बच्चों की हंसी। इसमें 55 भाषाओं में आवेदन है, जिनमें हिंदी और संस्कृत भी है। इसमें दुनिया भर का संगीत है, बेस्ट से लेकर एक इंडियन क्लासिकल रागा तक। इसमें धरती की, इंसानों की तस्वीरें हैं। ये एक टाइम कैप्सूल है, इस उम्मीद में कि शायद कभी कहीं कोई इसे पाए और जाने कि हम थे, कि एक छोटे से नीले प्लेनेट पर एक प्रजाति रहती थी जो सोचती थी, जो सपने देखती थी और तारों तक पहुंचना चाहती थी। ये डिस्क कार्ल सीगन ने डिजाइन की थी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के वो वैज्ञानिक जिन्होंने कहा था समवेयर समथिंग इनक्रेडिबल इज वेटिंग टू बी नोन। जरा सोच कर देखिए, कार्ल सीगन 1996 में इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन उनका बनाया हुआ वो संदेश आज भी इंटरस्टेलर स्पेस में उड़ रहा है और अरबों सालों तक उड़ता रहेगा। सच ये है कि शायद इस डिस्क को कभी कोई खोज ना पाए। ब्रह्मांड इतना विशाल और खाली है कि वॉयेजर शायद अरबों सालों तक यूं ही अकेला घूमता रहे, लेकिन इसका होना ही मायने रखता है। ये हमारी इंसानियत की उम्मीद को दिखाता है, ये दिखाता है हमारे सपनों को, इंसानियत का सबसे जिद्दी टुकड़ा। जरा सोच कर देखिए, जब हमारा सूरज बुझ जाएगा, जब धरती मिट जाएगी, जब हमारी पूरी सभ्यता की, हमारे हर शहर, हर किताब, हर गाने, हर इंसान की कोई निशानी नहीं बचेगी, तब भी कहीं अंधेरे में एक छोटी सी सुनहरी डिस्क हमारी कहानी लिए घूम रही होगी। हम थे, हमने सोचा, हमने सपने देखे, हमने अनंत की तरफ हाथ बढ़ाया। ये वॉयेजर की सबसे बड़ी विरासत है और शायद इंसानियत की भी। हमने एक ऐसी मशीन बनाई जो हमसे ज्यादा जिएगी, हमारे सूरज से भी ज्यादा, हमारी गैलेक्सी के कई चक्रों से भी ज्यादा। एक मशीन जो इंसानियत का सबसे जिद्दी, सबसे अकेला और सबसे खूबसूरत टुकड़ा है। और आज ठीक इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो मशीन 2300 करोड़ किलोमीटर दूर उसी दिशा में, उसी रफ्तार से उड़ रही है, बिना रुके, बिना थके, बिना पीछे मुड़े, जैसे कि उसे पता हो सफर खत्म नहीं होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर वॉयेजर को कभी कोई एलियन सिविलाइजेशन मिले और वो गोल्डन रिकॉर्ड सुने तो उन्हें हमारे बारे में क्या लगेगा? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि स्पेस एक्सप्लोरेशन और साइंस डिस्कवरीज के और डीप डाइव्स आप मिस ना कर पाएं। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे ऐसे ही एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी।